गरीब सोया चाप रोटी वाली। सुमित्रा मुंह बनाए हॉल में बैठी गुस्से से चाय पी रही थी। तभी वहाँ सुमित्रा की ननद आती है। अरे भाभी, क्यों मुंह बनाए बैठी हो? जब बहू पसंद नहीं थी तो क्यों अपने लड़के की शादी करवाई तुमने? मैंने तो पहले ही कहा था, कहाँ हमारा रोहित और कहाँ ये कलमुई रागिनी। रागिनी मेरी पसंद नहीं बल्कि तुम्हारे भैया की पसंद थी, इसीलिए रोहित और रागिनी की शादी हुई है, वरना मैं तो इस काली कलूटी को कभी अपने घर की बहू न बनाती। एक तो इसके बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर से दी तो क्या काली सी बेटी। अरे शक्ल सूरत भी सुंदर होती तो लोगों के मुंह पर मैं ये कह सकती थी कि मेरा बेटा गोरी बहू लाया, लेकिन ये तो कल्लो आ गई। अब ये तो आपकी किस्मत है भाभी, अब झेलिए अपनी काली बहू को। इतना कहकर सुमित्रा की ननद वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा न सिर्फ दहेज की लालची बल्कि वो गोरे काले में भेदभाव भी बहुत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? नहीं माँ जी, खाना तो कब का बनकर तैयार है, अगर आप कहें तो आपके लिए लगा दूं। नहीं, उस खाने को ले जा और कूड़ेदान में फेंका। अरे अब खाना जब अभी बनाया तो खाना खाने के लिए बनाया होगा ना। सास की कड़वी बातें सुनकर रागिनी को बहुत दुख होता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रागिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब इस बारे में सुमित्रा को पता चलता है तो वो आए दिन रागिनी को ताने देते हुए कहती है, देख रागिनी, तेरे बाप ने तुझे दहेज में कुछ दिया नहीं, और ना जाने इनके भी दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा काट गया था जो वो तुझे इस घर की बहू बनाकर आ गए। ना तो तेरी शक्ल सूरत है और ना ही तेरे बाप ने दहेज दिया। अब तू पेट से है, इसलिए मैं तुझसे ये उम्मीद करूंगी कि तू इस घर को एक वारिस दे। बाकी तू खुद समझदार है कि मैं क्या कह रही हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब रागिनी के पेट में लड़का था या लड़की, ये तो सिर्फ भगवान को पता था। बस इसी चिंता में रागिनी रहती कि अगर उसे लड़की हो गई तो उसकी सास उसकी क्या दुर्दशा करेगी। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ वही होता है जिसका डर रागिनी को था। रागिनी एक बेटी को जन्म देती है, और जब इस बारे में सुमित्रा को पता चलता है तो वो ड्रामा करने लगती है। एक कम थी जो दूसरा बोझ तूने इसे पैदा करके बढ़ा दिया। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। एक तो तू काली, ऊपर से दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई। जितना लाई नहीं उससे कई गुना अब हमें इसके दहेज में देना पड़ेगा। हे भगवान, पता नहीं आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। सुमित्रा गुस्सा करके चली जाती है, पर रागिनी अपनी सास की बातों पर गौर न कर अपनी बेटी पर ध्यान देती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं। तुम दोनों माँ बेटी ने कसम खा रखी है मुझे बर्बाद करने की, जो इतने महंगे ग्लास का सेट तोड़ दिया तूने। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? कि बच्ची है, गलती हो गई इससे। ऐसा न कहूँ तो कैसा कहूँ? तेरी बेटी जब से इस घर में पैदा हुई है तब से मेरा नुकसान ही हो रहा है। अब ये इस घर में नहीं रहेगी। इतना बोलकर सुमित्रा रागिनी की बेटी कविता का हाथ पकड़ उसे घर से निकालने लगती है, पर तभी रागिनी अपनी सास को रोक लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपकी पोती है और मेरी बेटी। ये मेरी पोती नहीं, और अगर ये तेरी बेटी है तो तू भी अब इस घर से निकल जा। इतना बोलकर सुमित्रा रागिनी और कविता दोनों को ही घर से धक्के मारकर निकाल देती है। रागिनी बेचारी अपनी 6 साल की बेटी कविता के साथ रोड पर इधर उधर भटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी 6 साल की बच्ची की परवरिश कैसे करे। अब रागिनी ने सोचा कि कविता के पास उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी, और अगले ही दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं, जिसके बाद रागिनी एक सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके घर अगर मेरे लायक कोई काम है तो कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं, हम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ सेठानी आई और रागिनी को देख उसने सेठ से कहा, देखिए जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे किसी नौकरानी की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके। सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर वो रागिनी से कहते हैं, देखो रागिनी, झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे घर में पहले से नौकरानी है, लेकिन खाना बनाने और मेरी पत्नी का ख्याल रखने वाली कोई नहीं। क्योंकि मैं काम के सिलसिले में अक्सर देर रात तक बाहर रहता हूँ, इसलिए तुम्हें रात के 9 या 10 बजे तक अपनी सेठानी के साथ रहना होगा, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इतना लंबा समय सुनकर रागिनी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन वो काम के लिए मान जाती है, क्योंकि 6 साल की बेटी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर समय से भी ज्यादा थी। समय गुजरता है और एक दिन रागिनी की सेठानी ने रागिनी से कहा, रागिनी, आज मेरा कुछ अच्छा और चटपटा खाने का मन है, क्यों ना तुम सोया चाप और रोटी बना लो। तुम्हें पता है सोया चाप मुझे बहुत पसंद है। ठीक है सेठानी जी, आप मुझे 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए, मैं सोया चाप और रोटी अभी बना कर लाई।
रागिनी किचन में गई और उसने सोया चाप और रोटी बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो सोया चाप और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। देखते ही देखते 9 बज जाते हैं और जब सेठ आता है तो रागिनी अपने घर चली जाती है। तो वही सेठ और सेठानी जब सोया चाप रोटी खाते हैं। वाह, रागिनी ने तो सच में सोया चाप और रोटी बहुत लजीज बनाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब रागिनी के हाथ में इतना हुनर है तो वो इस तरह नौकरों का काम क्यों कर रही है। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। जब रागिनी कल आएगी तो मैं उसे खुद का व्यवसाय करने की सलाह दूंगी। अब अगले दिन रागिनी जब अपनी सेठानी के घर आती है तो सेठानी उसे खुद का व्यवसाय शुरू करने को कहती है, लेकिन रागिनी ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास पैसे नहीं, जिस पर सेठ और सेठानी उसे कुछ पैसे देते हैं और उसका खुद का बिजनेस शुरू करवाते हैं। धीरे धीरे कर रागिनी अपनी ऊंचाइयों को छूने लगती है। ऐसे ही एक दिन, रागिनी बहन, सच में तुम यहाँ सोया चाप और रोटी बहुत अच्छी बनाती हो। तुम्हें पता है, अब तो तुम गरीब सोया चाप और रोटी वाली के नाम से भी फेमस हो रही हो। अब तो दूसरे गाँव में भी तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम अपने इस ठेले को ढाबे में बदल लो। आप बिल्कुल सही कह रहे भैया। अब तो मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है, पर इस ठेले को ढाबे में बदलने से पहले मुझे किसी का एहसान चुकाना है। इतना बोलकर रागिनी शाम को अपने हाथों में कुछ पैसे लिए सेठ और सेठानी के पास जाती है और ब्याज समेत उन्हें पैसे देकर उनका शुक्रिया अदा करती है। रागिनी की कामयाबी देख सेठ और सेठानी को बहुत अच्छा लगता है और जहाँ सेठानी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है तो वहीं अब हर तरफ रागिनी गरीब सोया चाप और रोटी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। देखते ही देखते रागिनी उन ऊंचाइयों को छू लेती है जहाँ आना हर किसी के बस की बात नहीं। माधेपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत उसकी बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था, जिसके बाद अपनी बेटी प्राची की परवरिश की खातिर उसने दूसरी शादी कर दी। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी शोभा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। प्राची अपनी सौतेली माँ को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। प्राची की सौतेली माँ शोभा भी उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन सौतेली माँ बेटी के आपसी प्यार से शोभा की सगी बेटी नीतू अपनी सौतेली बहन से खूब चिढ़ती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा का सारा लाड प्यार सिर्फ उसे ही मिले। जब वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूँ, ताकि दोनों बहनें हमेशा एक साथ एक ही घर में रह सकें। ऐसा रिश्ता मिल गया है जी। कल ही मेरी पड़ोस वाली सरला काकी से बात हुई थी। उसने ही मुझे बताया था कि 2 भाई हैं, दोनों भाई अपनी अपनी खेती करते हैं। उनके बीच पहले से ही सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए कल को दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। तो हम 2 दिन बाद लड़के वालों से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद सारी बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल आ जाती हैं। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। उन दोनों की शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वो भाई खूब मन लगाकर अपने खेतों में काम करते, लेकिन जब फसल बनकर तैयार हुई तो एक रोज तेज बारिश के चलते उनकी सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नीतू भी इस बात से खूब परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। सारी फसल खराब हो गई ना। अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज, दिन पर दिन सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे प्राची? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत ही अच्छी रुमाली रोटी और कतई कबाब बना लेती हूँ। शादी से पहले मैं अक्सर बनाती थी। मेरे हाथ की कतई कबाब और रुमाली रोटी सबको बड़ी पसंद आती थी। मैं सोच रही थी कि अपने गांव में ऐसा एक भी ठेला नहीं है, तो क्यों ना मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर बेचूं। नीतू को भी इस वक्त घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम शुरू कर लेंगे। मैं आज ही इस बारे में जाकर उससे बात करूंगी। शाम को प्राची अपनी बहन नीतू के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन नीतू तो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। ये प्राची की बच्ची ना बड़ी चालाक है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रही थी, ताकि इस काम के लिए मैं भी पैसे लगाऊं, साथ ही बड़ी होने के नाते सारा काम मुझ पर ही डाल देगी। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? बताना तूने क्या सोचा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी। अब बता क्या करना है। नीतू ने बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहा, लेकिन दीदी मैं तो पहले ही खुद का रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला खोलने के बारे में सोच चुकी हूँ, और वैसे भी हम दोनों एक ही ठेले पर काम करेंगे तो हमारी इतनी अच्छी कमाई भी नहीं होगी। हम दोनों को अलग अलग ठेले पर काम करना होगा ताकि हमारी कमाई भी दुगनी हो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी का ठेला लगा लूंगी और तुम अपना रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला लगा लेना।
और मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, इससे तुम्हारा ठेला भी खूब चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। आई बड़ी मेरी बराबरी करने वाली। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपनी अपनी बचत से काम शुरू कर देती हैं और बीच बाजार में ठेला लगा लेती हैं। प्राची मैदे में नमक डालकर उसकी रुमाली रोटी और साथ ही कबाब का चूरा बनाकर उसमें मसाले डालकर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके कथई कबाब साथ में हरे धनिये पुदीने की चटनी और सलाद की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे वाह, इस ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, कबाब। सिर्फ कबाब नहीं भाई साहब, बल्कि कथई कबाब की खुशबू है ये। अच्छा, ये तो पहली बार नाम सुना है। मेरे लिए बना दो जल्दी से। प्राची जल्दी से कथई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर देती है, जिसे खाते ही ग्राहक अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बहन जी, क्या कमाल का स्वाद है आपके इस कथई कबाब में। भाई मजा आ गया। कितने रुपए हुए? जी 60 रुपए। अच्छी बात है, ये लीजिए। कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। शुक्रिया भाई साहब। वैसे सामने वाले ठेले पर मेरी बहन रुमाली रोटी और कोरमा बनाकर बेच रही है, आप उसके हाथ का बना खाना भी चखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो जाकर देखता हूँ। अब वो नीतू के ठेले पर भी जाते हैं, लेकिन ग्राहकों को जो स्वाद प्राची के हाथों के बने खाने में आता है वो नीतू के खाने में नहीं। हमें तो आपकी बहन ने भेजा था ये कहकर कि आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो स्वाद आपकी बहन के हाथों में वो आपके हाथों में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, इसके खाने में वो स्वाद नहीं है। हम बेकार ही पैसे खर्च कर दिए। हाँ हाँ, तो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे ठेले के आसपास फटक भी मत जाना, समझे? ना जाने इसकी रुमाली रोटी और कथई कबाब में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे खाने में नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छे पैसे कमाने लगेगी और मेरा ठेला कहीं बंद ना हो जाए। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये अपने इस कथई कबाब का मसाला कैसे तैयार करती है, कि उसमें ऐसा कुछ तो जरूर डालती है जिससे मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। उसी शाम वो अपनी बहन के घर जाकर उससे ये रेसिपी सीख लेती है और अगले दिन से ही वो भी बाजार में रुमाली रोटी और कथई कबाब का ठेला लगा लेती है, जिससे अब प्राची के ठेले के साथ साथ नीतू के ठेले पर भी ग्राहक आने लगते हैं। वाह बहन जी, आज तो आपने भी बहुत ही अच्छे कथई कबाब और रुमाली रोटी बनाई है। हाँ, इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आधे दाम में थोड़ा बहुत टेस्ट ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। दरअसल नीतू जब आधे दाम में कथई कबाब रुमाली रोटी के साथ बनाकर बेच रही थी, जिससे ग्राहक थोड़ा सस्ता खाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अब मजा आएगा। अब इसके ग्राहक हुए मेरे, और अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं इसका ठेला यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। अब वो अपनी ही बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगती है और एक रोज शाम को घर जाते हुए वो एक आदमी को कुछ पैसे देने लगती है। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दे दिए, अब मेरा काम अच्छे से होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, सब काम बराबर होगा। अगले दिन जब प्राची शाम को अपना ठेला लेकर घर लौट रही थी, उसे लौटने में थोड़ा अंधेरा हो गया। तभी जग्गा नाम का गुंडा वहाँ आ गया और उसने प्राची से सारे पैसे लूट लिए, साथ ही उसका ठेला भी तोड़ दिया। साथ ही प्राची को डराकर वहाँ से भगा देती है। जब ये बात नीतू को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा उसका ठेला तोड़वाकर। अब तो बस मैं ही पूरे बाजार में छाई रहूंगी। अब हर कोई मेरे ही ठेले पर आएगा और मैं खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसकी ये बात उसका पति सुन लेता है और उसे अपनी पत्नी पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? जिसने तेरी इतनी मदद की, तूने उसी के साथ कितना गलत किया। जानती हो मेरे पास ठेला खोलने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन ने अपनी बचत से मुझे पैसे दिए ताकि तुम ठेला खोल सको। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में उनके लिए इतना जहर घुला है कि तुमने अपनी ही बहन का ठेला उजाड़ दिया। ये सब सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन के घर जाकर उससे माफी मांगती है। साथ ही उसका ठेला भी ठीक करवा देती है। प्राची भी उसे माफ कर देती है और उस दिन के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर रुमाली रोटी और कथई रोल का ठेला लगाती हैं और खूब पैसे कमाती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।